नमस्कार। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एसिड बेथ मर्डर के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे बस ईर्ष्या और लालच में कोई इंसान इतना गिर सकता है कि किसी अपने की वो जान भी ले सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिसेस ओलिव डुरांड डेकिन एक 69 साल की विधवा औरत जो कि फाइनेंशियली काफी कंफर्टेबल थी, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद से ऑन्स्लो कोर्ट होटल साउथ केंसिंगटन लंदन में रह रही थी। उनके आसपास रहने वाले लोग उन्हें एक बहुत अच्छी लेडी, हल्की सी हेल्दी बट इन अ परफेक्ट हेल्थ फॉर अ वुमन ऑफ हर एज बताते थे। उसी होटल में उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त मिसेस लेन भी रहती थी, जिनकी हाल ही में किसी मिस्टर हे से बात हुई थी, जो कि उन्होंने डिस्क्राइब करा था कि ही इज अ रियल जेंटलमैन। मिस्टर जॉन जॉर्ज हे ऑन्स्लो कोर्ट में 3 साल से रह रहे थे एंड ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ हर्चले प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि उन्होंने बताया था एक छोटी सी फैक्ट्री है क्रॉले में। अब देखो, जाहिर सी बात है, मिसेस डेकिन की बहुत अच्छी दोस्त मिसेस लेन थी एंड मिसेस लेन हैड एन एक्वेंटेंस विथ मिस्टर हे, तो ऑब्वियसली मिसेस डेकिन एंड हे की बात होगी ही। तो जब उनको पता चला कि ही इज हैविंग अ फैक्ट्री, तो मिसेस डेकिन ने अपना इंटरेस्ट दिखाया उनकी फैक्ट्री में। उन्होंने ये तब बताया कि उनके पास कोई आइडिया है फॉर प्रोड्यूसिंग एन आर्टिफिशियल फिंगर नेल, जो कि मिस्टर हे को ऑब्वियसली ही मस्ट हैव फाउंड इट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ऑब्वियसली मिस्टर हे मस्ट हैव फाउंड इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर हे ने मिसेस डेकिन को बोला कि क्यों ना हम क्रॉले जाके मेरी फैक्ट्री देख लेते हैं, आप सारा प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह देख लो। एंड उन लोगों ने मिलने का एक टाइम बताया। 18 फरवरी 1949 मिसेस डेकिन एंड मिस्टर हे ने प्लान किया कि 2:30 बजे वो लोग आर्मी एंड नेवी स्टोर के बाहर मिलेंगे, जो कि मिसेस डेकिन को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगा, बिकॉज वो दोनों ही होटल लॉबी में मिल सकते थे, बिकॉज वो दोनों ही होटल में रह रहे थे। बट मिस्टर हे ने चूज करा कि वो लॉबी से थोड़ी दूर आर्मी एंड नेवी स्टोर्स के बाहर मिलेंगे। मिसेस डेकिन ने दोपहर 2 बजे होटल छोड़ा एंड उन्होंने अपनी फ्रेंड मिसेस लेन को ये बताया था कि वो मिस्टर हे से मिलने जा रही है आउटसाइड द आर्मी एंड नेवी स्टोर्स। मगर हुआ कुछ ऐसा कि इस मीटिंग के बाद एक्चुअली मिसेस डेकिन की मिसेस लेन से इस मीटिंग और इस बातचीत के बाद मिसेस डेकिन कभी दिखी ही नहीं। 19 February 1949, the following day, Mr. Hay approached Mrs. Lane and उन्होंने मिसेस डेकिन के बारे में पूछा कि क्या उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि मिस्टर हे की एक अपॉइंटमेंट थी मिसेस डेकिन के साथ 18 फरवरी को मिलने की, बट वो आई नहीं, जबकि उन्होंने कहा था कि आर्मी नेवी स्टोर्स में उनकी मुलाकात होगी। मिस्टर हे ने ये बताया कि वो 1 घंटे तक वहां उनका वेट कर रहे थे, बट जब वो नहीं आई तो वो क्रॉले अकेले चले गए। एक दिन और इंतजार करने के बाद जब मिसेस लेन को कोई अता पता नहीं मिल रहा था कि मिसेस डेकिन कहाँ है, तो उन्होंने हे को बोला कि पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। अब हे ने वही करा एंड इनफैक्ट ये तक कहा कि पुलिस स्टेशन वो उनके साथ आएगा क्योंकि वो उनकी मदद कर सकता है। मिसेस लेन एंड द एवर हेल्पफुल हे गए चेल्सिया पुलिस स्टेशन to report the mysterious disappearance of their dear friend Mrs. Olive Durand Deccan. And कुछ पता नहीं किस रीजन से, बट किसी कारण हे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि उसका नाम हो, कि उसने रिपोर्ट बनाई है। देखो, हे के लिए सब कुछ बहुत परफेक्ट जा रहा था, उसने रिपोर्ट में अपना नाम लिखवा लिया था, तो कहीं से किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हे, ही मेट एट द पुलिस स्टेशन सबसे अनयूजुअल पर्सन उस समय की, एक फीमेल पुलिस सर्जेंट। विमेन पुलिस सर्जेंट लेम्बोर्न के इंस्टिक्ट ने उसको एक नजर में बता दिया था कि मिस्टर हे में कुछ गड़बड़ी लग रही है एंड समहाउ ही फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ मिसेस डुरांड डेकिन। अब ऑब्वियसली उन्होंने अपने सुपीरियर्स को ये बात बताई एंड शी सेड कि यू कैन टेक इट एज अ वुमेन्स इंट्यूशन, बट ये बात उनके अंदर आ रही थी, तो ऑब्वियसली पुलिस सर्कल्स में ये बात फैलने लगी एंड गेस व्हाट, शी वाज प्रूव्ड टू बी एब्सोल्युटली राइट इन हर असम्पशंस। हे के नाम की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकाली गई एंड इट वाज प्रूव्ड कि ही हैड बीन अ नॉटी बॉय मोर देन वंस। किस चीज में? फ्रॉड में, थेफ्ट में, चोरी चकारी, यही सब में, फ्रॉम नॉटिंघम
through London to Surrey. हालांकि कोई मारपीट या फिर एक मर्डरस ऑक्यूपेशन इस एक्सटेंट तक किसी ने ये नहीं सोचा था, और उनके पास कोई केस भी नहीं था इस चीज के लिए। अब देखो, कोई फाउल प्ले मिला नहीं है के अगेंस्ट में, ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, ना ही किसी मर्डर का या फिर किडनैपिंग का केस था। बट पुलिस ने फिर भी सोचा कि उसकी फैक्ट्री जो लेपोल्ड रोड क्रॉले में है उसको सर्च करते हैं। एंड गेस व्हाट, इट टर्न्ड आउट टू बी नो मोर देन अ रन डाउन स्टोर रूम, जिसका मतलब ये कि एक छोटा सा स्टोर रूम था वो, बस नॉट अ फैक्ट्री। तो ऑब्वियसली जब उन्होंने ये देखा तो पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। द ससेक्स पुलिस were asked to inspect the storeroom cum factory and almost immediately they found दीवार पे खून के धब्बे, एक बड़ा सा लेदर हैट बॉक्स जिसपे एच लिखा हुआ था, जिसके अंदर 38 एनफील्ड रिवॉल्वर थी, जिसमें 8 राउंड्स ऑफ एम्यूनेशन किए हुए थे, मतलब 8 राउंड्स ऑफ गोली चलाना इस टाइप का कुछ, एक 40 गैलन का स्टील का टैंक, 3 कारबॉयज आर लाइक प्लास्टिक का ड्रम देखा है, बड़ा सा होता है, तो उस टाइप का ही ग्लास का जो होता है ना, उसको इट्स नॉट मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ओके, कारबॉयज आर मेड अप ऑफ ग्लास, जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, रबर ग्लव्स, एक गैस मास्क, एक रबर का एप्रॉन, एक और छोटा सा लेदर का ब्रीफ केस मिला था with papers in the names of Mrs. Rosalie Mary Henderson, Dr. Archibald Henderson, Donald Maxwell, William Donald Maxwell and Amy B.S. Maxwell. इसके साथ साथ पुलिस ने एक रिसीट भी ढूंढी थी जिसमें 19 फरवरी का डेट फ्रॉम कॉटेज क्लीनर्स रिगेट लिखा हुआ था फॉर अ पर्शियन लैम्ब कोट। जब मिस्टर हे से पूछा गया कि ये कोट किसका है तो उसने कहा था कि उसकी एक दोस्त मिसेस हेंडरसन का है, बट जो कॉटेज क्लीनर्स के क्लीनर थे उन्होंने बताया कि ये किसी आदमी ने हैंड करा था। जब कोट को रिकवर करके फाइनली मिसेस ड्यूरैंड डेकिंस की बहन, उनकी होटल फ्रेंड मिसेस लेन एंड द मैनेजर ऑफ ऑन्स्लो कोट से पूछा गया तो उन सभी ने बताया कि ये कोट मिसेस डेकिन का है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये वही कोट है जो उन्होंने 18 फरवरी को पहना था, जी हाँ, उसी दिन जिस दिन वो गुम हुई थी। मिसेस डेकिंस की डिसअपियरेंस पर उनके लिए एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में छापा गया था, ऑफ कोर्स टेलिंग अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स शी वाज वेयरिंग एंड ऑल, एंड एज अ रिजल्ट एक पॉन ब्रोकर सामने आया विद द इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट 5 रिंग्स, एक नेकलेस, ईयर रिंग, कुछ पर्ल्स एंड एन एमरल्ड एंड डायमंड क्लास्प, जो कि एक आदमी ने पॉन करा था, फिटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ हे। इसके बाद हे को पुलिस स्टेशन बुलाया गया फॉर एन इंटरव्यू इन द इवनिंग ऑफ 26 फरवरी। इंटरव्यू उतना खास नहीं गया, तो जब इंटरवल के टाइम पे सिर्फ एक ही डिटेक्टिव था उस रूम में, तो हे ने एक स्टेटमेंट दी एंड आई कोट, टेल मी फ्रैंकली व्हाट आर द चांसेस ऑफ एनीवन बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम ब्रॉडमोर। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ये दिमाग में आने लगा कि मिस्टर हे इज प्लानिंग टू प्ली ऑफ इंसेनिटी टू ट्राई टू अवॉइड द डेथ पेनल्टी। देखो, उस टाइम पे ब्रॉडमोर इंग्लैंड का फोरमोस्ट क्रिमिनल लूनेटिक असाइलम था, मतलब जो मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं ना उनके लिए एक प्लेस। सो ऑब्वियसली द स्टेटमेंट मेड पीपल थिंक, नॉट पीपल, द डिटेक्टिव्स थिंक कि he is trying to make a plea of insanity to try to avoid the death penalty. बट इसके बाद भी ये बस उनका एक शक था या फिर एक होप थी कि हाँ कोई स्टेटमेंट मिल जाए, बट उनको एक ऐसा शक वाला स्टेटमेंट नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए था that would give them a firm line of inquiry and hopefully implicate him in some wrongdoing. हे ने suddenly कहा, and I quote, if I told you the truth, you wouldn't believe it. It is too fantastic for belief. He was given the usual caution too, but he said, and I quote, I understand all that. Mrs. Durand Deccan no longer exists. She has disappeared completely, and no trace of her can ever be found. I have destroyed her with acid. You'll find the sludge at the Leopold Road factory. जिसका सीधा साधा मतलब यही था कि मैंने तुम्हें अगर सच बता भी दिया तो भी तुम मानने वाले नहीं हो। क्यों?
क्योंकि ये इतना अच्छा चीज, मतलब I don't even know how to tell you this because he literally said कि it is too fantastic for belief. मतलब मैंने कुछ ऐसा काम कर लिया है कि मतलब तुम मान ही नहीं सकते हो, वो ये मानता है। और ये कहता है कि वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है, उनका कोई नामो निशान भी नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें एसिड से तबाह कर दिया है। उसने कहा कि तुम्हें उसका स्लज विच मीन्स स्लरी टाइप्स, लाइक दलदल टाइप्स, कीचड़ टाइप्स नहीं होता है, लाइक तुम मानो कि इस चीज को तुमने एसिड से जला दिया, ऑब्वियसली एक शरीर को जला रहे हो तो एक लंप तुमको एंड में मिलेगा ना। इज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि उसने एक लंप छोड़ा है, एक स्लरी छोड़ा है लेपोल्ड रोड फैक्ट्री में। वो तुम ही सेड कि वहां जाओ तुम्हें मिल जाएगा। अब देखो थोड़ा सा ये जो फुल ऑफ हिमसेल्फ वाला जो बिहेवियर है ना, इसको थोड़ा समझते हैं। क्योंकि हे की एक थिंकिंग थी कि उसने दिमाग में ये बिठा रखा था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी क्राइम प्रूव नहीं हो सकता है अगर शरीर ही नहीं है। अगर शरीर ही नहीं है तो क्राइम प्रूफ नहीं हो सकता, ऐसा हे का मानना था। उसको एक लेटिन का लीगल फ्रेज कॉर्पस डेलिक्टी मालूम था, जिसका मतलब ये था कि एक मर्डर का चार्ज किसी इंसान पर तब तक नहीं आ सकता है जब तक हमारे पास एक डेड बॉडी ना हो। फिजिकल डेड बॉडी होनी चाहिए फॉर प्रूफ कि हाँ इसने मर्डर करा है। अब देखो ये बात सच है, ऑब्वियसली किसी शरीर के बिना बहुत डिफिकल्ट होगा पुलिस के लिए कि तुम किसी भी इंसान पे ऐसे सस्पेक्ट कर लो कि इसने मारा है या फिर एन ऑल, है ना। मतलब ऑब्वियसली तुम ऐसे बिना किसी प्रूफ के कोर्ट में भी ये चीज नहीं बोल सकते हो, ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ तो एविडेंस होना चाहिए ना तुम्हारे पास, ऐसी थोड़ी तुम आके कुछ भी बोल दोगे। मगर ये जितना खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील करता था, वो थोड़ा सा कॉमन सेंस में लैक करता था। क्योंकि द लेटिन फ्रेज जो है उसका मतलब ये होता है दैट द लॉ रिक्वायर्स अ बॉडी ऑफ एविडेंस, नॉट अ डेड ह्यूमन बॉडी टू प्रूव मर्डर। एंड ये जो बॉडी ऑफ एविडेंस है, बॉडी ऑफ एविडेंस का मतलब ये है कि कोई भी प्रूफ, कोई भी एविडेंस जो उस सस्पेक्ट के खिलाफ हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक डेड ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली वो बॉडी ऑफ एविडेंस वाज स्लोली एंड श्योरली बीइंग गैदर्ड बाय गुड एंड ओल्ड फैशन पुलिस वर्क एंड अ बिट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक फोरेंसिक्स टू। इस स्टेटमेंट के बाद ये ने एक दूसरी स्टेटमेंट बनाई जिसमें उसने विस्तार से एक्सप्लेन करा कि कुछ कैसे वो मिसेस डेकिन से 2:30 बजे मिला भी था, वो उसको क्रॉले लेकर भी गया था, वो स्टोर रूम तक उसको लेकर गया था। एंड स्टोर रूम में एंटर करते ही ही हैड शॉट हर इन द बैक ऑफ हेड, जिसकी वजह से जो खून के धब्बे थे ना दीवार पे, उसने ये समझाया कि वो इसी के वजह से हुए थे। उसके बाद उसने ये बताया कि मिसेस डेकिन की नेक पर उसने एक छोटा सा कट लगाया, जहां से, प्लीज ध्यान से सुनना, जहां से उसने एक ग्लास खून निकाला और पी लिया। उसके बाद उसने मिसेस डेकिन की ज्वेलरीज रिमूव करी, पर्शियन लैम्प कोट रिमूव करा और उनका शरीर एक 40 गैलन टैंक में डाल दिया। ये सब करने के बाद एक लेडी की शरीर एसिड के टैंक में डालने के बाद he went across the road to a restaurant and he had a poached egg on toast and a pot of tea. वो खाना खा रहा था। ओके, एक छोटा सा मिस्टेक है, उसने एसिड में बॉडी नहीं डाली थी, उसने बस टैंक में डाला था। When he came back from his tea break, then उन्होंने पंप करा था सल्फ्यूरिक एसिड from the carboys into the tank containing Mrs. Deacon's body. फिर वो दोबारा डिनर के लिए चला गया एंड द फॉलोइंग डे उन्होंने मिसेस डेकिन्स की ज्वेलरीज, वॉच एंड ये सारी चीजें बेच दी। उसके बाद ही वेंट टू लेपोल्ड रोड टू इंस्पेक्ट हिज हैंडीवर्क। 21 फरवरी मंडे जब वो वापस आए क्रॉले, तो उन्होंने देखा कि मिसेस डेकिन की बॉडी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुई है। तो उन्होंने टैंक का कंटेनर जो है वो पहले खाली करा एंड देन और भी ज्यादा एसिड डाला। उसके अगले दिन उन्होंने देखा कि बॉडी कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई है, तो ही एम्प्टीड द स्लज फ्रॉम द टैंक ऑन द ग्राउंड आउटसाइड द स्टोर। उनकी स्टेटमेंट में ये भी बोला गया है कि कुछ साल पहले ही एलिजेडली killed 5 other people जिनके पेपर्स हमें स्टोर रूम में मिले थे in the same fashion and also drank a glass of their blood after murdering them. Obviously the statement seems so unbelievable, but जब पुलिस ने चेक किया and confirm किया तो he was taken on the 1st of March to Horsham police station
एंड उसको फॉर्मली चार्ज किया गया विद द मर्डर ऑफ मिसेस डुरान डेकिन। जॉन जॉर्ज हे का जन्म 24 जुलाई 1909 स्टैमफोर्ड लिंकनशायर में हुआ था एंड ही वाज रेज्ड इन द विलेज ऑफ आउटवुड, वेस्ट राइडिंग ऑफ यॉर्कशायर। उसके दोनों पेरेंट्स इंजीनियर थे। जॉर्ज को क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था, उसे पियानो बजाना अच्छा लगता था जो कि वो घर पे सीखता भी था एंड ही ऑफन अटेंडेड कॉन्सर्ट्स। जॉर्ज को स्कॉलरशिप मिली थी टू क्वीन एलिजाबेथ ग्रामर स्कूल वेकफील्ड और वहां से ही गॉट ट्रांसफर टू वेकफील्ड कैथेड्रल जहां पे वो क्वायर बॉय भी बना था। स्कूल के बाद जॉर्ज वाज अप्रेंटाइज्ड टू अ फर्म ऑफ मोटर इंजीनियर्स। 6 जुलाई 1934 को जॉर्ज की शादी हुई बीएट्राइस बेटी हैमर से। ऑल्दो उनकी शादी कुछ ज्यादा ही जल्दी टूट गई थी। जिस साल शादी टूटी उसी साल हे को जेल हुआ था फॉर फ्रॉड एंड बेटी गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल जब वो प्रिजन में था। तो बेटी ने उस बेबी गर्ल को अडॉप्शन के लिए रख दिया एंड शी लेफ्ट हे। हे की फैमिली काइंड ऑफ उसे अबैंडन करने लगी उसके बाद से। आफ्टर दिस हे मूव टू लंदन इन 1936 एंड ही बिकेम अ शॉफर टू विलियम मैक्सवान जो कि एक बहुत ही वेल्दी ओनर था ऑफ अम्यूजमेंट आर्केड्स। उसके बाद ही ऑल्सो प्रिटेंडेड टू बी अ सॉलिसिटर। सॉलिसिटर इज लाइक लीगल प्रैक्टिशनर टाइप्स होते हैं जो प्रॉपर्टी के डील्स वगैरह करते हैं, जिसमें उसने फ्रॉड वाले स्टॉक शेयर्स भी बेचे। ही सोल्ड फ्रॉड वाले स्टॉक्स टू हिज डिसीज्ड क्लाइंट्स एट बिलो मार्केट रेट्स, बट उसका स्कैम पकड़ा गया जब उसने गिलफर्ड स्पेल करा उसके लेटर हेड में, जिसके बाद हे को 4 साल की जेल हुई फ्रॉड के मामले में। एंड जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही वाज रिलीज्ड और उसके बाद भी वो फ्रॉडस्टर ही बना रहा, जिसके बाद उसको कई बार जेल जाना पड़ा। अब देखो, कई बार उसे जेल जाना पड़ा बिकॉज ही हैड दिस थॉट इन माइंड कि क्योंकि मैंने अपने विक्टिम्स को छोड़ दिया था, लाइक आई डिड नॉट किल देम, दैट इज वाई मुझे हर बार जेल जा रही है, क्योंकि मैं फ्रॉड कर रहा हूं तो उन्हें समझ आ जा रहा है एंड दैट्स वाई दे आर एबल टू कंप्लेन। So he was having this regret, and then he heard about a French murderer, Georges Alexandre Sarret, जिसने सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करके बॉडीज को डिस्पोज करा था। हे ने पहले इसको एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट करा एंड उसे ये मिला रिजल्ट में कि सिर्फ 30 मिनट लगते हैं एक शरीर को डिसॉल्व होने में। जब हे को रिहाई मिली प्रिजन से इन 1943, ही बिकेम एन अकाउंटेंट इन एन इंजीनियरिंग फर्म। हे के अकाउंटेंट वाले करियर के स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही बाई चांस उसको अपना फॉर्मर एम्प्लॉयर विलियम मैक्सवान मिला इन केंसिंगटन पब, एंड अनफॉर्चुनेटली हे का पहला विक्टिम भी विलियम मैक्सवान ही बना। मैक्सवान ने अपने पेरेंट्स से हे को मिलवाया। अब देखो, मैक्सवान वर्कड फॉर देम, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए वो काम करता था बाय कलेक्टिंग रेंट्स ऑन देयर लंदन प्रॉपर्टीज। तो ये सब देख के हे जेलस हो गया एंड यहां से उसका पहला एक्सपेरिमेंट चालू हुआ। और बस इस जेलसी के वजह से हे का पहला शिकार विलियम मैक्सवान बना। ऑन 6 सितंबर 1944 मैक्सवान डिसअपियर्ड। हे ने मैक्सवान के पेरेंट्स को ये बताया कि उनका बेटा स्कॉटलैंड में छुपा हुआ है टू अवॉइड बीइंग कॉल्ड अप फॉर मिलिट्री सर्विस। उसके बाद से हे मैक्सवान के घर में रहने लग गया एंड ही स्टार्टेड कलेक्टिंग रेंट फॉर मैक्सवान्स पेरेंट्स। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी का बेटा इतने टाइम तक वापस नहीं आया है क्योंकि अब वॉर भी खत्म होने वाली थी, है ना। रिमेम्बर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। सो ऑब्वियसली दे बिकेम क्यूरियस कि उनका बेटा वापस क्यों नहीं आ रहा है। तो 2 जुलाई 1945 हे ने मैक्सवान के पेरेंट्स को ग्लाउसेस्टर रोड बुलाया, ये कह के कि उनका बेटा स्कॉटलैंड से वापस आया है एंड ही केम फॉर अ सरप्राइज विजिट। उसके बाद उसने दोनों मैक्सवान के पेरेंट्स को मारा विद ब्लोज टू द हेड एंड डिस्पोज कर दिया। और डिस्पोज कैसे किया वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। एंड विलियम मैक्सवान को भी उसी तरह मारा था जैसे मिसेस डेकिन को मारा था। हे देन स्टोल मैक्सवान्स पेंशन चेक्स एंड उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बेच दी।
for around £8,000 and then moved into the Onslow Court Hotel in Kensington. अब देखो जाहिर सी बात है, ये गैम्बलर था तो 1947 के आसपास he was running short of money. तो अपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स को ठीक करने के लिए उसने वापस से अपना नया शिकार ढूंढा. दैट इस बार एक कपल था, आर्चीबाल्ड हेंडरसन एंड उनकी वाइफ रोज. हे ने पहले इंटरेस्ट दिखाया था उस हाउस में जो हेंडरसन्स बेच रहे थे, एंड ही वॉज इन्वाइटेड द हेंडरसन्स फ्लैट बाय रोज टू प्ले द पियानो फॉर देयर हाउस वार्म पार्टी. जब हे हेंडरसन्स के फ्लैट पे गया था तो वहां पे उसने आर्चीबाल्ड हेंडरसन का रिवॉल्वर चुराया था एंड ही प्लान्ड कि इसको अपने नेक्स्ट क्राइम में यूज करेंगे. इसके बाद हे ने एक छोटा सा वर्कशॉप रेंट करा था एट लेपोल्ड रोड, क्रॉले, वेस्ट ससेक्स. रिमेंबर द फैक्ट्री जो इसने मिसेस डेकन एंड मिसेस लेन को बताया था कि इसका एक छोटा सा फैक्ट्री है क्रॉले में? यस, इट इज दैट स्मॉल वर्कशॉप ओनली जहां पे उसने एसिड, ड्रम्स वगैरह ये सब मूव करवाए थे. 12 फरवरी 1948 को हे आर्चीबाल्ड हेंडरसन को अपने वर्कशॉप ले गया ये दिखाने के लिए कि उसने कोई इन्वेंशन वगैरह किया है. When they arrived, he shot Henderson in the head with a stolen revolver. उसी की चुराई हुई रिवॉल्वर जो वो खुद यूज करता था उससे उसने उसको मार दिया. इसके बाद हे ने रोज हेंडरसन को वर्कशॉप बुलाया ये कह के कि उनका पति बीमार पड़ गया है, एंड जस्ट एज हाउ ही शॉट आर्चीबाल्ड हेंडरसन ही शॉट हर एज वेल. जब उसने डिस्पोज कर दिया हेंडरसन की बॉडी को एक ऑयल ड्रम्स में जिसमें एसिड भरा पड़ा था, तब ही फोर्स्ड अ लेटर विद देयर सिग्नेचर्स एंड उन सबको भेज दिया अगेन अराउंड £8,000 में, एक्सेप्ट फॉर द कार एंड डॉग जो कि उसने रख लिया था. जिस दिन हे वाज चार्ज्ड फॉर द मर्डर ऑफ मिसेस ड्यूरैंड डेकिन, उसी दिन चीफ इंस्पेक्टर गाय मेहन टुक चार्ज ऑफ द केस एंड उन्होंने रिक्वेस्ट करा प्रोफेसर कीथ सिम्पसन, द होम ऑफिस पैथोलॉजिस्ट को, कि वो सीन को एक बार चल के उनके साथ देखें. जब वो लोग एंटर करे तो स्टोर रूम का जो ग्राउंड था वो काफी रफ था विद ग्रेट नंबर ऑफ स्मॉल पेबल्स. प्रोफेसर सिम्पसन ने एक पेबल उठा के देखा एंड ही सेड कि ये शायद एक गॉल स्टोन लग रहा है. अब देखो गॉल स्टोन इज लाइक कोई जैसे पत्थर होता है ना किडनी में स्टोन हो जाना किडनी में, इट्स लाइक अ स्टोन इन गॉल ब्लैडर. नॉट पर्टिकुलरली दिस बट यू कैन टेक इट एज दैट. तो ऑब्वियसली इन लोगों को लगा गॉल स्टोन मिला है तो कुछ मिला है हमें प्रूफ एंड ऑल, बट प्रोफेसर वाज लाइक कि नहीं, एनिमल्स के पास भी हो सकता है गॉल स्टोन, सो इसलिए हमें इसको लैब में चेक करना चाहिए, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं. अब देखो प्रोफेसर सिम्पसन एक पैथोलॉजिस्ट थे तो उनको भली भांति ये बात पता थी कि मिसेस डेकिन्स की एज की विमेन होती हैं, दे आर प्रोन टू गॉल स्टोन्स, एंड उनको ये भी बात पता थी कि कोई भी स्टोन अगर उसके पास एक प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ फैट होगा तो जाहिर सी बात है वो एसिड से डिसॉल्व नहीं होने वाला है. तो प्रोफेसर सिम्पसन ने मेहन से कहा कि वो अपने आदमियों को बोले कि जितनी दूर में ये स्टोन्स वगैरह है ना, यू जस्ट लिफ्ट एन एरिया ऑफ अर्थ फ्रॉम दैट पार्ट एंड उसको लैब में भेजें. इंस्पेक्शन एंड एक्सरे के बाद साइंटिस्ट्स को बहुत सारे मासेस ऑफ इरोडेड बोन, ग्रेटर पार्ट ऑफ अ लेफ्ट फुट, 28 pounds ऑफ येलो बॉडी फैट और भी ज्यादा गॉल स्टोन्स एंड 11 pieces ऑफ आइडेंटिफाइबल इरोडेड ह्यूमन बोन ये सब मिले. उन्हें एक पार्ट पेल्विस का भी मिला जो कि ऑब्वियसली प्रूव करता है कि वो किसी फीमेल का था. एक रेड प्लास्टिक हैंडबैग का हैंडल मिला जो कि काफी सिमिलर था उस बैग से जो मिसेस ड्यूरैंड डेकिन यूज करती थी, और एक मेटल कैप ऑफ अ लिपस्टिक केस मिला. फाइनली एंड शायद सबसे इम्पोर्टेंट होगी फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वो थी अपर एंड लोअर सेट ऑफ डेंचर्स जो कि मिसेस डेकिन की डेंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था. अब देखो इस चीज से ना एक चीज समझ आती है कि जो हे थे, ही वॉज वेरी इम्पेशेंट, क्योंकि अगर उन्होंने टैंक को 1 या 2 दिन और रहने दे दिया जाता तो ये जो फॉल्स टीथ मिले हैं ना, जो नकली दांत मिले हैं, वो भी शायद डिसॉल्व हो जाता. एंड ऑब्वियसली तुम समझ सकते हो कि अगर वो भी डिसॉल्व हो जाता तो मिसेस डेकिन की आइडेंटिटी शायद हम कभी पहचान ही नहीं पाते. अब देखो हे ने ये स्टेटमेंट तो बना दी है कि उसने 6 लोगों को मार दिया है, एंड फाइनली उसने रियलाइज करा कि उसका जो मानना था
कि एक शरीर के बिना कोई भी प्रोसिक्यूशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो उसे समझ आ गया था कि ये बात तो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ही वेंट आउट फॉर अ प्ली ऑफ इंसेनिटी। उसने ये तक बोला था कि उसने 3 और लोगों को मारा है, जो कि पुलिस ने चेक किया तो उन्हें ऐसा कुछ खास मिला नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ है नहीं। हे ने इस चीज का भी बहुत बड़ा डील बनाया था कि उसने उन विक्टिम्स का खून पिया है और खुद का यूरिन तक पिया है, बट जब डॉक्टर्स ने एग्जामिन करा तो दे सेड कि ये झूठ बोल रहा है। 18 जुलाई को हे का ट्रायल था इन लिवीज असाइज कोर्ट, एंड हे के पास द ओनली डिफेंस वाज दैट ही वाज इनसेन एट द टाइम ऑफ मर्डर्स, एंड वो एक साइकेट्रिस्ट अपने साथ लेकर आए थे अपने डिफेंस में, डॉक्टर येलो लीज, टू गिव एविडेंस रिगार्डिंग हिज मेंटल स्टेट। अब देखो, डॉक्टर येलो लीज ने बहुत अच्छा केस प्रेजेंट करा था, बट अंडर क्रॉस एग्जामिनेशन ही हैड टू एडमिट दैट ही वाज नॉट इनसेन अंडर द एम-नैक्टन रूल। अब देखो, आई विल स्टेट द एम-नैक्टन रूल फॉर यू, एंड आई कोट, डिड द डिफेंडेंट नो व्हाट ही वाज डूइंग एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, एंड इफ यस, डिड ही नो इट वाज अनलॉफुल। जिसका सीधी भाषा में बस यही मतलब है कि क्या जब वो मर्डर कर रहा था तो उस टाइम उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, एंड अगर उसे पता था तो क्या उसे ये बात पता थी कि ये जो वो काम कर रहा है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। अब देखो, हे का जैसा हरकत था या फिर उसका जो कैरेक्टर था, इट वाज टोटली एबनॉर्मल, जो हम नॉर्मल पीपल के स्टैंडर्ड्स होते हैं, बट ऑफ कोर्स ही वाज प्रूव्ड टू बी सेन अंडर द एम-नैक्टन रूल। जूरी को बस 18 मिनट लगे थे टू फाइंड हिम गिल्टी, नॉट लाइक आवर कंट्रीज लॉ, and he was subsequently hanged at the Wandsworth prison. Hangman का कहना था कि he died like a gentleman, and इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, A is for Acid। तो इसी के साथ हम आज का केस यही समाप्त करते हैं, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले केस में।